हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल और थ्योरी सेट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला है कि हाउ मच वर्क इज़ डन व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज़ रेज्ड टू हाइट h अबव द ग्राउंड। तो ये हमने पढ़ा था वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, और जिसमें हमने पता किया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, W इज इक्वल टू mgh। ठीक है, अब हमें पता है कि W जो होता है वो मेरा क्या होता है, F इंटू एस। F क्या होती है, फोर्स होती है, और S क्या होता है, मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। और क्योंकि हम वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हैं तो मुझे उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी किसी भी चीज़ को रेज करने के लिए जितना उसका वेट होगा, और वेट कितना होता है m इंटू जी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, mg इंटू एच। एच क्या है, मेरा जो भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैं कर रहा हूँ वो। इस वर्क का स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हमने पढ़ा था कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इवन एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर अ फोर्स टू डू वर्क। तो अगर हमें मतलब क्या बोलते हैं कि वर्क करना है तो हमारी फोर्स की कंडीशंस मतलब क्या होती है, सबसे पहली बात तो फोर्स लगनी चाहिए, और वो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट करना है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है। इज एनर्जी ए वेक्टर क्वांटिटी? नो, एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग अ फ्रिक्शन लेस सरफेस। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, mg इंटू एस। अगर आप वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हो और आप उसको क्या है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, सॉरी तो हाँ देखो इसको, इसका आंसर क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। आंसर क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। अब आप एफ कैसे लगा रहे हो, आप एफ लगा रहे हो ऐसे, क्यों, क्योंकि वो बोला कि आप वर्क डन कर रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जब आप वर्क डन करते हो अगेंस्ट द ग्रेविटी तो आप फोर्स कहाँ लगाते हो, ऊपर की तरफ। लेकिन वो बोल रहा है कि आप उस बॉडी को हॉरिजॉन्टली मूव किया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव किया तो मतलब ऐसे। ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री, आपस में क्या है, ये 90 डिग्री। तो थीटा मेरा 90 डिग्री है, तो उस हिसाब से मेरा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक चीज़ समझो, वो समझने वाली चीज़ क्या है, इसको एग्जाम्पल से अगर आप समझो कि ये कंडीशन आई कैसे। ठीक है, हमें पता कैसे लगा कि फोर्स जो है वो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी वाला सिस्टम है यहाँ पे और हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो अगर आपको याद हो तो थ्योरी लेक्चर में हमने एक एग्जांपल किया था कि जिसमें एक कूली है, उस कूली ने अपने सर के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक सूटकेस रखा हुआ है, और वो चल रहा है। अब जब सूटकेस उसने अपने सिर के ऊपर रखा है तो उस सूटकेस कहाँ पे, मतलब उसने सूटकेस को कैसे रेज किया हुआ है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इसका मतलब है उसका अगर जो वेट है डाउनवर्ड लग रहा है तो उसने अपवर्ड फोर्स लगाई होगी, किसके इक्वल, mg के इक्वल। लेकिन उस बैग की मूवमेंट ऐसे है, तो इस वजह से मतलब फोर्स उसने ऐसे लगाई लेकिन वो मूव हॉरिजॉन्टली कर रहा है। तो इसका मतलब है उन दोनों में क्या है, 90 डिग्री का डिफरेंस है। और जब 90 डिग्री का डिफरेंस है तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा मेरा 90 है तो कॉस थीटा मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा वर्क डन क्या है, 0। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें जनरली क्या कर देते हैं आंसर, जैसे मैं भी करने लगा था, आंसर क्या लिख देते, mgh। आंसर क्या कर देते, mgh। बट इसका आंसर mgh नहीं है, इसका आंसर है 0। विच कुड हैव अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डबलिंग द मास और डबलिंग द वेलोसिटी। तो अगर हमें किसी चीज़ का इफेक्ट पता करना है तो उसके लिए अगर हमें फॉर्मूला हमारे पास है तो वो क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है। अब मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। अब पहला केस मान लेते हैं कि पहले केस में कह रहा है कि वो हमने मास को डबल कर दिया, तो मैं इसको ke1 नाम देते हैं। तो अगर मैंने मास डबल कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर। तो आंसर आ जाता है मेरा एम वी स्क्वायर। सेकेंड केस को मैं लिख देता हूँ ke2, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड केस। इसमें वो बोल रहा है कि मैं वेलोसिटी को डबल कर रहा हूँ।
जब वो वेलोसिटी को डबल कर रहा है तो इसका मतलब है हमारा जो सोल्यूशन आएगा फाइनल वो ये आएगा 2mv²। पहले केस में क्या आया था mv², दूसरे केस में क्या है 2mv²। अब वो पूछे कि ग्रेटर इफेक्ट किस केस में होगा, तो ग्रेटर इफेक्ट किस केस में होगा, काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा बढ़ी, ऑब्वियसली सेकेंड में ज़्यादा बढ़ी। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड इट हैज़ अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। हाउ फास्ट शुड अ मैन ऑफ 50 किलोग्राम रन सो दैट हिज काइनेटिक एनर्जी दिस। तो बेसिकली आप काइनेटिक एनर्जी दी है, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, के ई पता है आपको, एम पता है आपको, वी निकालना। ये सारे जो भी हैं ये सारे आप खुद करेंगे। इसमें से एक मैं करा देता हूँ, वो ये है अ फ्लाइंग एरोप्लेन। एक एरोप्लेन है, ठीक है, ये एरोप्लेन है, ये क्या है, हवा में उड़ रहा है। जब ये हवा में उड़ रहा है तो आप क्या एज्यूम करो, मतलब क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पहली बात तो मेरा अर्थ ये है, तो ये एक डिस्टेंस पे है, अर्थ से अबव हाइट पे है, तो इसका मतलब इसके पास क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसका आंसर है कि पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, बट क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ कि ना, एक बार सोच के देखो। तो इसका आंसर होना चाहिए यस, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। क्यों, क्योंकि ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये अपनी पोजीशन क्या है वो चेंज कर रहा है, और जब पोजीशन चेंज कर रहा है उसके पास वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अ सीलिंग फैन इन द ऑफ पोजीशन, अ स्ट्रेच स्प्रिंग लाइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो ये सब आपको खुद करने हैं। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये सब आपके लिए हैं, आप इनका आंसर्स लिखोगे, ठीक है। और आपको अगर आंसर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर उसका क्या दूंगा, जवाब दूंगा। Two bodies A and B of equal masses are kept at a height h and 2h respectively. What will be the ratio of their potential energy? तो पोटेंशियल एनर्जी अपनी होती क्या है, mgh। तो बस एक h की जगह सिर्फ h रखो, एक h की जगह 2h रखो, उनकी रेशियोज निकालो। ये आप खुद करेंगे दोबारा से, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके खुद करने हैं। अब आते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट आर द क्वांटिटीज इन विच अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड, ठीक है। ये तो आपको क्वांटिटीज़ के बारे में बताना है, ठीक है। ये तो सबसे पहला टॉपिक यही है हमारा। इज़ इट पॉसिबल डेट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट स्टिल द वर्क डन इज़ ज़ीरो। तो आंसर है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे सैटेलाइट मूविंग अराउंड द सन, ठीक है, सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे सैटेलाइट मूव करी, अब इस पर फोर्स तो लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, लेकिन क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इसका वर्क डन क्या है, ज़ीरो है। आई होप आपको बात समझ आ गई। या फिर हम वो कूली वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक कूली ने अपने सर पे क्या रखा हुआ है, सूटकेस रखा हुआ है, और वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है। जब वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है तो उसका थीटा क्या है, 90 डिग्री, मतलब फोर्स ऐसे लग रही है और मूवमेंट ऐसे हो रही है, तो इनमें आपस में 90 डिग्री है, तो मतलब थीटा 90 डिग्री है, कॉस थीटा 0 है, और जब कॉस थीटा 0 है तो आपका डब्ल्यू 0 है। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। अ बॉय थ्रोज अ रबर बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हाट टाइप ऑफ वर्क, पॉजिटिव और नेगेटिव इज डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको देखना कि वो क्या बोल रहा है कि एक लड़का है, एक लड़के ने एक बॉल को ऊपर उछाला, ये रही, ठीक है। ये अब हमें बताना है कि किस तरह का वर्क हुआ होगा जब लड़के ने उस पर क्या लगाया, फोर्स लगाई। तो लड़के ने इस पर फोर्स कहाँ लगाई, ऊपर की तरफ। मूवमेंट किस तरफ हुई, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, थीटा हमारा क्या है, 0 डिग्री है, मतलब पैरेलल चल रहा है। और जब थीटा 0 है तो कॉस थीटा कितना होगा, मेरा 1 होगा, तो मेरा W कितना हो जाएगा, सिंपल F × S, मतलब पॉजिटिव वर्क। फिर वो बोल रहा है कि सेम ही केस है, बॉल अभी भी लड़के ने ऊपर फेंकी है, लेकिन अब बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, बॉल पे, नीचे की तरफ।
ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है, अर्थ जो उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो अर्थ उसको किस तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बॉल का हो कहाँ रहा है, ऊपर की तरफ। थीटा क्या है, 180 डिग्री, और जब थीटा 180 डिग्री है तो कॉस थीटा कितना हो गया, -1। तो इसका मतलब क्या है, W = -Fs आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, नेगेटिव वर्क हुआ है। Write the formula for work done on a body when the body moves at an angle to the direction of force. Give the meaning of each symbol used. F, S, cos, थीटा, और आपको इनके सिंबल बताने कि इनका मतलब क्या है। ये हम बखूबी अपने थ्योरी लेक्चर में कर चुके हैं। हाउ डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड मास। तो हमें पता है 12 mv² होता है। तो आपको बोलना है कि स्पीड पे वो v² के प्रोपोर्शनल है, और इस पे मास पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिंगल पावर में। एक एक एग्जांपल देना जिसमें पॉजिटिव वर्क हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है और ज़ीरो वर्क हो रहा है। तो ज़ीरो वर्क का तो हमने सैटेलाइट वाला देख लिया था। नेगेटिव वर्क का हम फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हैं कि एक गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी इस तरफ चल रही है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है हमेशा इस डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो इनमें एंगल क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है, कॉस थीटा मेरा -1 है, तो नेगेटिव वर्क है। पॉजिटिव वर्क तो आपको कुछ मर्जी बोल दो, लिफ्टिंग अ बुक अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो डैट इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव वर्क। अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 meters. What is the kinetic energy when it reaches the ground? ठीक है जी, when it reaches the ground। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, v² - u² = 2gh। अब u² मुझे पता है 0 है, v² मैं निकाल सकता हूँ। 2 मेरा कितना है, ये g कितना है मेरा 9.8, और h कितना है मेरा 5। तो आंसर क्या आएगा 98। लेकिन आप इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कर लो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर/सेकेंड। v की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है जी। अब वो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 12 mv²। या फिर इसको आप ऐसे करो, क्योंकि हमें v² डायरेक्टली चाहिए और उसने मेंशन कर रहा है कि 9.8 ही लेना है, तो हम अप्रॉक्सीमेट इसमें नहीं कर सकते। तो आप v² को v² ही रखो, क्योंकि हमें सिर्फ v² की ज़रूरत है, v की नहीं। तो v² कितना आ गया मेरा 98 आ गया। और उसने काइनेटिक एनर्जी पूछी है जब वो ग्राउंड पे आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 12 × m मेरा 200 ग्राम है, लेकिन मुझे सबको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.2 किलोग्राम × v² कितना है मेरा 98। तो आंसर कितना आ जाएगा 9.8 जूल्स। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। अब देखो, ये वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर है। काइनेटिक एनर्जी हमें पूछी थी, लेकिन हम क्या लगा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा रहे हैं। ऐसा क्यों, तो इस चीज़ को समझो। उसने बोला कि एक हाइट है, सपोज ये बिल्डिंग है 5 मीटर की, और एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसने एक बॉल फेंकी इस हाइट से, और बॉल नीचे आके जा रही है। तो ये बोल रहा है कि जब ये ग्राउंड पे पहुँचेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मेरी, 12 mv² होती है। तो इसका मतलब है मुझे m चाहिए, मुझे v चाहिए। m उन्होंने मेरे को ऑलरेडी दे रखा है 0.2 किलोग्राम, लेकिन v मुझे नहीं दिया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा इस कंसेप्ट को देखूँ तो ये हाइट से जब हम बॉल गिराते हैं या फिर नीचे से मुंह पर जो बॉल फेंकते हैं, तो ये सब हमने सुना कहाँ पे लगा था, फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज़ की थी। इक्वेशन ऑफ मोशंस मुझे चाहिए क्या, v चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए। u मुझे पता है कि जब मैं इसको ऊपर से नीचे फेंकूँगा तो u मेरा 0 हो गया, तो मतलब मेरे पास v मुझे फाइंड करना है, u मेरे पास कितना है 0 है। हाइट उन्होंने दे रखी है, g उन्होंने दे रखी है, तो एक ही फॉर्मूला है जिसमें ये सब आ सकता है, वो है v² - u² = 2gh। तो मैं यहाँ सब कुछ लगाऊंगा, मुझे v मिल जाएगा, और v को मैं यहाँ पे यूज़ करके फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल दूंगा। तो ये कंसेप्ट था। तो आपको ये सब सोचना है कि आप कैसे क्या निकाल सकते हो। अब वो बोला कि फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी ऑफ मास m हैविंग काइनेटिक एनर्जी 20 जूल्स। तो अब मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना है, 12 mv²।
ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ कि 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 × 20, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या है, ये 20 जूल्स है। अब यहाँ क्या बच गया मेरा mv²। अब मुझे निकालना क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है मेरा mv। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ mm मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने क्या किया, दोनों तरफ mm मल्टीप्लाई कर दिया, और m की वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम, मतलब 0.1। 0.1 × 2 × 20 इज इक्वल टू mv का होल स्क्वायर। अब इस mv के होल स्क्वायर को हम क्या लिख रहे हैं, बेसिकली 4। तो mv कितना आ गया मेरा, 2। मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अ बॉडी ऑफ 2 किलोग्राम, मतलब हमें मास दे दिया, फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट का मतलब u0 है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फॉल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स। तो वो अब हमें बोला कि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए भाई फिर वही बात है, हाफ mv² चाहिए। m मेरे को उन्होंने दे रखा है, v² मुझे चाहिए। अब मेरे को जो दिया हुआ है u, मेरे को इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मुझे हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, ut + ½ at² से। ठीक है, u तो मेरा 0 तो ये ½ at² बचेगा, तो s यहाँ से निकल जाएगा। हाफ e उन्होंने मेरे को दे रखा है कितना, 10 मीटर/सेकेंड, क्योंकि वो फ्री फॉल हो रहा है। जब फ्री फॉल हो रहा है तो मेरा a किस में कन्वर्ट हो जाता है, g में, और g की उन्होंने वैल्यू दे रखी है कि 10 लेना। t उन्होंने दे रखा है मेरे को 2, तो t² का मतलब 4 हो जाएगा, तो मतलब s कितना आ गया मेरा, 20 मीटर। अब मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा, v² - u² = 2gh। u² तो मेरा 0 ही है, तो v² मेरा कितना आ गया, 2 × 10 × 20, मतलब कि v आ गया मेरा। अब v² कितना आ गया मेरा, 400। अब इस v² को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो, हमें 3 फॉर्मूला यूज़ करने पड़े। पहला, 2 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, s = ut + ½ at²। वहाँ से हमने क्या निकाला, हाइट निकाली कि उसने 2 सेकंड में कितना हाइट कवर कर ली होगी। फिर मैंने उस हाइट से क्या निकाला, अपनी फाइनल वेलोसिटी निकाली। फिर उस फाइनल वेलोसिटी को मैंने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में रखा, तब मेरे पास क्या आया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई। On a level road, a scooterist applies brakes to slow down from a speed of 10 meter/second to 5 meter/second. If the mass of the scooterist and scooter be 150 kg, calculate the work done by the brakes. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्या फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है। और वर्क मेरा क्या होता है, F × S। ठीक है, और अब F को मैं क्या लिख सकता हूँ, M × A, और S भी मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब A मेरा क्या होता है, V - U/T। V कितना है मेरा 5, U कितना है मेरा 10, T मुझे पता नहीं, तो A को मैं क्या लिखूँ, -5/T। ठीक है जी। और अब S की बात करूँ तो मैं S कैसे फाइंड कर सकता हूँ, हाँ ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे जो है, ठीक है, हाँ, यहाँ पे इसके लिए अपन को एक थोड़ा सा नया फॉर्मूला समझना पड़ेगा। वो नया फॉर्मूला क्या है, एक्चुअली वो फॉर्मूला हम पढ़ते 11th में है, बट ठीक है यहाँ पे दे दिया है। हो सकता है इसका कुछ मतलब जो हमें अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से भी कुछ सॉल्यूशन हो, बट मैं जो रिमेंबर कर पा रहा हूँ अपने नॉलेज के हिसाब से, तो एक वो इस तरीके से कि एक वो होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W को मैं क्या लिख सकता हूँ, ½ mv² - ½ m u²।
और मुझे वर्क डन निकालना है और मुझे फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, मुझे एम भी दे रखा है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। एम की वैल्यू कितनी है 150, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 25, मतलब ये 5 मीटर पर सेकेंड है, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यू स्क्वायर मेरा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलता है 75 इंटू 25 माइनस 100, जो कि आ जाता है 75 का स्क्वायर और वो भी माइनस का। तो ये आपका क्या होगा वर्क डन। मतलब पहले वो 10 मीटर पर सेकंड में चल रही थी, अब उसने क्या किया ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, तो अब उसकी जो फाइनल स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो उसने बोला था कि इस पूरे प्रोसेस में जब वो 10 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड पे आया तो उसे कितना वर्क करना पड़ा ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए हमने किसका यूज़ किया, एक वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ किया, जो कि आप बेसिकली आई थिंक 10th में पढ़ाया जाता है इस वर्क एनर्जी थ्योरम को। तो इसका यूज़ करते हैं और ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क कितना हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। वी पता था, एम पता था, यू पता था, हमने सबकी वैल्यू निकाल ली तो हमारे पास आंसर आ गया। अ मैन ड्रॉप्स 10 किलोग्राम रॉक, मतलब एम की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ लैडर 5 मीटर, व्हाट इज इट स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड एंड व्हाट इज इट काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक्स ऑफ अ कार ऑफ मास व्हेन इट स्पीड, तो ये भी अभी हमने किया है वर्क एनर्जी थ्योरम वाले क्वेश्चन से। इसको याद रख लेना, पता है ये बहुत ऐसे मत सोचना कि 11th में मतलब ये पढ़ाया जाता है तो ये अभी हम काम ना करें। इससे हो सकता है, मतलब हो सकता है कि इसका कोई 9th-10th में सॉल्यूशन होता होगा, मुझे अभी एग्जैक्टली लग नहीं रहा कि ऐसा कोई अभी हो गया है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। बट मेरे को जो समझ में आया वो आया कि मैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है। तो आप इसको याद रख लेना, ठीक है, कि वर्क एनर्जी थ्योरम ये आपको लिख के आना पड़ेगा पेपर में। अगर आपसे पेपर में पूछा जा रहा है तो ये आप लिख के आओगे कि एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फिर फॉर्मूला लिखना, फिर उसको सारा सॉल्व करके दिखाना। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज लिफ्टेड अप बाई 10 मीटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है mgh से हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट बॉयड हाइट, तो ये भी क्या है mgh ही होगा। A boy weighing 50 kilogram climbs up a vertical height of 100 meter. Calculate the amount of work done by him. तो वर्क डन कितना होगा mgh, ठीक है। ये mgh ही किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। किसी भी बॉडी को जब आप रेज करते हो तो आप उस पर जितना काम करते हो उस बॉडी को रेज करने में, उसमें वो काम कैसे स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। A body of mass 2 kg is thrown vertically upwards with initial velocity of 20 meter per second. What will be its potential energy at the end of 2 seconds? तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 इक्वेशन मोशंस का यूज़ करना पड़ेगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी के सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, m चाहिए, g चाहिए, h चाहिए। m पता है, g पता है, g इन्होंने दे रखा है, बट h नहीं पता। अब h के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u मुझे दिया हुआ है, t मुझे दिया हुआ है, a मुझे पता है, a अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -10, क्योंकि मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी उस बॉल को थ्रो कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा s आ गया, इस s को आप कहाँ स्टोर कर लेंगे, इस h की जगह s इज इक्वल टू h। s का मतलब भी डिस्टेंस है और h का मतलब भी डिस्टेंस है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय अ फोर्स ऑफ 2.5 into 1010 न्यूटन, traveling at a constant speed of 5 meter per second. It takes 2 minutes to reach a certain place. Calculate the work done. Okay, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है, वर्क डन मेरे क्या F इंटू एस। अब F मुझे दे रखा है कितना 2.5 इंटू 1010 न्यूटन, लेकिन S मुझे नहीं दे रखा। अब S के लिए मैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज़ कर सकता हूँ। S को मैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज़ कर सकता हूँ। अब U मेरे पास है, T भी मेरे पास है, लेकिन A मेरे पास नहीं है।
ऐसा आपको लग रहा है कि आपके पास ए नहीं है, लेकिन आपके पास ए है। देखो, कांस्टेंट स्पीड, ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है, ए जीरो है तो मतलब आपका एस क्या हो जाएगा, यू टी। तो बस एस की जगह यू टी पुट कर लो, यू की वैल्यू पता है आपको, टी की वैल्यू पता है, तो आपका क्या निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा। ये क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं पेपर में। अब इसका रीज़न क्या है कि ज़्यादा, देखो अब इसने क्या किया कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस का भी यूज़ कर लिया जो आपके फर्स्ट चैप्टर में आ रहा है, और आपका क्या इस चैप्टर का भी यूज़ कर लिया। तो जिस कंसेप्ट में से 2-3 इकट्ठे लग जाएं तो ऑब्वियस है कि एग्जामिनर किसको प्रेफर करेगा, इसी क्वेश्चंस को प्रेफर करेगा और इन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा डालेगा भी। एक्सप्लेन बाय एन एग्जाम्पल दैट अ बॉडी में पोजेस एनर्जी इवन व्हेन इट इज़ नॉट इन द मोशन। तो सिंपल है कि पोटेंशियल एनर्जी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप बोलोगे कि इफ़ आई एम रेजिंग एनी ऑब्जेक्ट टू अ सर्टेन हाइट, इट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी and that potential energy is stored in it with respect to the amount of work done in raising that object to a height. So that is an example which says that a body may possess an energy even when it is not in motion. Give 2 examples where a body possesses both kinetic energy as well potential energy. तो a rolls rolling down the hill, तो उस केस में उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। और दूसरा आप एरोप्लेन की बात कर सकते हो, एरोप्लेन फ्लाइंग, तो वो एक सर्टेन हाइट पे फ्लाई करता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, और क्योंकि वो मूव भी कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। हाउ मच इज़ द मास ऑफ अ मैन इफ़ ही हैज़ टू डू 25 जूल्स ऑफ वर्क इन क्लाइंबिंग अ ट्री 5 मीटर टॉल। एम जी एच इज इक्वल टू 2500। एम मुझे निकालना है, जी मुझे पता है 10 है, और एच भी मुझे पता है क्या कितना है, 5 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 50। तो एक इंसान का 50 किलोग्राम क्या होना चाहिए, वज़न होना चाहिए। क्यों? ताकि वो 2500 जूल्स ऑफ वर्क कर सके एक ट्री जो 5 मीटर हाइट के उसको क्लाइंब करने के लिए। If the work done by a force in moving an object through a distance of 20 cm is 24.4 joules, what is the magnitude of the force? तो W दिया हुआ है, F इंटू S दिया हुआ है आपको क्या निकाल करनी है, फोर्स निकालनी है। तो सिंपल यहाँ से निकाल लो। बट एक चीज़ याद रखना, 24.2 आपको जूल्स दिया हुआ है ऐसा यूनिट ही, लेकिन जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया, तो आपको क्या करना है, इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तब जाके आप इस फॉर्मूले को यूज़ करो। अ बॉय वेइंग 40 kilograms मेक अ हाई जंप ऑफ 1.5 मीटर। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट? तो सबसे पहले तो जब उसने जंप लगाया तो उसका v क्या होगा, 0 होगा। ठीक है जी। तो v 0 है तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी तो भाई 0 ही होगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे आपका v वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी में तो वेलोसिटी यूज़ होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। m पता है आपको, g पता है, h पता है, तो निकाल लो। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड? तो ये भी आप क्या करोगे, खुद करोगे। एनर्जी वाले क्वेश्चन कि किसके पास कौन सी एनर्जी है, ये आप सारे क्वेश्चन से मैं एक भी खुद नहीं कराऊंगा, ठीक है, ये आपको खुद करने हैं, क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है और इनको आप जितना जल्दी अंडरस्टैंड कर सको उतना अच्छा है, ठीक है। डिफाइन द टर्म वर्क, राइट द फॉर्मूला वर्क डन ऑन अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। सिंपल। अ पर्सन ऑफ मास 50 किलोग्राम क्लाइम्स अ टावर ऑफ हाइट दिस मच मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। अब क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा वर्क डन का, mgh। m पता है, g पता है, h पता है, निकाल लो। A force of 50 Newton acts on a body and moves it a distance of 4 meter on a horizontal surface. Calculate the work done if the direction of force is at an angle of 60 degree to the horizontal surface. तो बोला कुछ इस तरीके का सीन है, फोर्स यहाँ पे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। अब इस फोर्स की वैल्यू उन्होंने 50 दी है और एस की वैल्यू उन्होंने 4 मीटर दी है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, F cos थीटा इंटू एस।
एफ कितना है 50, कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होता है मेरा 1/2, और एस कितना है 4 मीटर, तो आंसर कितना आएगा 100 जूल्स का उसने काम किया है। What is the difference between gravitational potential energy and elastic potential energy? Give one example of both. तो डिफरेंस क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इट्स पोजीशन above the surface of the earth and elastic potential energy is due to change in its shape and size। एक एग्जांपल दे दो। एग्जांपल में क्या है कि बुक केप्ट एट अ हाई टच ऑन द टेबल, ये किसका एग्जांपल हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो गया, स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड स्प्रिंग। एक एग्जांपल है किसका, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। क्यों, क्योंकि उसने अपना शेप एंड साइज चेंज कर लिया है। If 784 joules of work has done in lifting a 20 kilogram mass, calculate the height through which it was lifted। तो भाई ये तो W = mgh से क्वेश्चन होगा, ये आप कर सकते हो। A boy tries to push a truck parked on the roadside. The truck doesn't move at all. Another boy pushes a bicycle. The bicycle moves through a certain distance. In which case was the work done more on the truck or the bicycle? Give a reason to support your answer। तो एक बात बताओ, हमने चलो नेचुरली तो जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं कि हाँ ट्रक पे भी काम हुआ है और बाइसिकल पे भी काम हुआ है डेली लाइफ में, बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिज़िक्स इन बातों को नहीं मानती। फिज़िक्स भावनाओं में नहीं बहती, फिज़िक्स क्या मांगती है, लॉजिक। ठीक है, और आपकी जो साइंस है, फिज़िक्स है, वो क्या बोलती है कि वर्क डन कब होगा, जब आप डिस्प्लेसमेंट कर पाओ। अब पहले केस में एक लड़का एक ट्रक को मूव कर रहा है और ट्रक हिल नहीं रहा, और जब ट्रक में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो एज़ पर द फिज़िक्स और एज़ पर द साइंस आपका वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन दूसरे केस में बाइसिकल मूव कर रही है तो उस पर वर्क डन होना ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ तो वर्क डन हो ही होगा। तो पूछे किस में ज़्यादा वर्क डन हुआ, तो आंसर आएगा बाइसिकल के केस में। The work done by a force acting obliquely is given by the formula W = Fs cos theta। What will happen to the work done if an angle between the direction of force and motion of a body is increased gradually? Will it increase, decrease or remain constant? तो अच्छा, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा एरर आ गया है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया लेटेक्स कोड में, बट कोई नहीं, इसको हम ठीक कर देंगे। तो वो ये पूछ रहा है कि एक फोर्स है वो एक एंगल से लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है, और आप इसको मान लो कि थीटा एंगल है। तो ये बोल रहा है कि अगर इस एंगल को मैं धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करता रहूँ, सपोज ये θ1 है और अब मैं इस एंगल को बढ़ा दूँ ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा θ2। θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1। तो बोल रहा है कि अगर मैं इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके एंगल बढ़ाता रहूँ तो मेरे बताओ वर्क पे क्या असर पड़ेगा, क्या वो बढ़ेगा, क्या वो घटेगा। तो एक बात देखो, W क्या होता है, Fs cos थीटा इंटू एस। अब जो cos थीटा है ना, क्या मानते हैं, 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे मानते हैं। तो जो हमारा cos थीटा होता है ना, वो ऐसे डिक्रीज़ करता है। cos थीटा की वैल्यू, अगर मैं इसको यहाँ पे cos थीटा लिख दूँ तो एक cos थीटा की वैल्यू ऐसे डिक्रीज़ करती है, ऐसे। अगर मैं 0 पे हूँ तो मेरा cos थीटा मैक्सिमम होता है। फिर जैसे जैसे मैंने उसको पहले 30 किया, 45 किया, 60 किया, 90 किया, तो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाती है। अगर cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो W की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इफ़ वी इंक्रीज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डायरेक्शन इन विच डिस्प्लेसमेंट इज अकरिंग, then the work done will decrease with increase in theta। What should be the angle between the direction of force and direction of a motion of a body so that the work done is 0? तो आंसर है थीटा = 90 डिग्री, क्योंकि cos थीटा तब क्या होता है, 0 होता है। जब cos थीटा 0 तो W क्या होगा, 0। How much work is done by the gravitational force of earth acting on a satellite moving around in circular path? Give reason for your answer। अब हमें पता है W क्या होता है मेरा, F × S होता है, जहाँ पे S मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। S क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट। याद रखना ये डिस्टेंस नहीं होता, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब एक सैटेलाइट हमारे अर्थ के अराउंड क्या है, मूव कर रही है,
ये ऐसे, ये ए पॉइंट पे चली, फिर बी तक आएगी, फिर सी पे आएगी, फिर डी पे आएगी, तो ये क्या है, ऐसे चलता रहेगा। अब इससे फोर्स कौन सी लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मतलब फोर्स तो है जिसकी वजह से क्या है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्यों, क्योंकि ए से चल के बी पे जाती है, सी पे जाती है, डी पे जाती है, फिर वापस ए पे जाती है। और जब कोई चीज़ ए से चल के ए पे ही आ जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो। तो इसका मतलब है उसका वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है। A man is instructed to carry a package from the base camp at B to summit A of a hill at a height of 1200 meters. The man weighs 800 Newton and the package weighs 200 Newton. If G is equal to this much, how much work does man do against the gravity? तो W क्या होता है मेरा, mg इंटू एच। अब यहाँ पे जो mg है ये दो तरह के हैं, m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू एच। लेकिन उन्होंने इंडिविजुअली दे रखे हैं, m1g की वैल्यू दे रखी है जो कि कितना है 800, और m2g की वैल्यू दे रखी है जो कितना है 200, और हाइट तो मुझे दे ही रखी है उन्होंने कितना 1200। देखो उन्होंने वे बोल रखा है और 800 न्यूटन लगा रखा है, तो इसका मतलब उन्होंने मास की बात नहीं की, उन्होंने टोटल वेट ही कैलकुलेट कर दिया, mg ही कैलकुलेट करके दे रखा है आपको। तो आपको यहाँ पे अब g मल्टीप्लाई नहीं करना है इनके साथ बिल्कुल भी। कभी सोचो कि ये तो मेरा मास है तो मैं इसको 800 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और आंसर आपका 8000 आ जाए ना। उन्होंने न्यूटन, देखो उन्होंने जो है वो यूनिट्स दे रखी है। अगर यहाँ पे किलोग्राम होता तब अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे न्यूटन दिया। न्यूटन का मतलब ऑलरेडी ये क्या दे रहे हैं आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जी को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उन्होंने पैकेज का वेट भी दे रखा है, तो दो वेट है यहाँ पे एक्चुअली। तो आंसर क्या आ जाएगा, 800 प्लस 200, और हाइट कितनी है 1200 मीटर, तो W कितना आ जाएगा 1000 इंटू 1200, तो मतलब 12 लाख जूल्स, 12 लाख जूल्स। 12 लाख का मतलब कितना हो गया, 5 zeros और फिर जूल्स। What is the potential energy of the package at A if it is assumed to be 0 at B? अब पैकेज कितना है, पैकेज अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, mgh, और mg कितना है पैकेज का 200, और हाइट कितनी है 1200 मीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 2,40,000 जूल्स। When a ball is thrown vertically upwards, its velocity goes on decreasing. What happens to its potential energy as its velocity becomes 0? तो जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉल को थ्रो करता हूँ वर्टिकली अपवर्ड, तो इनिशियली उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जब तक वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचती है उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी पे। और उस पॉइंट पे जाके जब सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे U 0 होता है और हाइट मैक्सिमम। A man goes to the top of a building of a vertical spiral staircase. Another man by of the same mass goes to the top of the same building by a slanting ladder. Which of the two does more work against the gravity and why? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो समझ लेना कि आपने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, बहुत अच्छे से। ठीक है। और इस एग्ज़ाम्पल का एक्चुअली जब मैं 10th क्लास को पढ़ाता हूँ तो उनका जो चैप्टर आता है तो उसमें मैं इस एग्ज़ाम्पल को काफ़ी यूज़ करता हूँ। ठीक है, समझाने में चीज़ों को। बोल क्या रहा है, एक चीज़ समझो कि एक ऐसे कोई रूम है और एक लड़का है। सिमिलरली यहाँ भी क्या है, एक लड़का है। ये एक लड़का है जिसका नाम X है, ये एक लड़का है जिसका नाम क्या है Y। अब इन दोनों को यहाँ पे पहुँचना है, इस छत पे, इस रूम की। एक के पास क्या है, स्पाइरल स्टेयर्स है, वो ऐसे ऐसे घूम घूम के जाती है ना, जो स्टेयर्स, ऐसे वाली स्टेयर्स है। ठीक है।
और इसके पास एक ऐसी स्टेयर है जो नॉर्मली हमारे घरों में होती है ऐसे। अब वो बोल रहे हैं कि बताओ एक एक्स जो है वो स्पाइरल करके इस रूम के ऊपर चढ़ता है और वो वाई इस स्लांटिंग स्टेयर से ऊपर चढ़ता है। तो वो पूछता है कि बताओ किसने ज़्यादा काम किया, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी और क्यों। तो मोस्टली शायद आप में से बहुत से बच्चों का जो क्या होगा सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, या फिर आप मेरे से एक बात पूछोगे कि भैया इसमें हमें कैसे पता, हमें तो ये पता ही नहीं कि जो स्लांटिंग लैडर है या फिर जो हमारी स्पाइरल लैडर है उनकी लेंथ क्या है। हो सकता है जो गोल 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 ऐसे घूम रहा हो इसकी जो लेंथ हो सपोज़ करो 30 मीटर हो और स्लांटिंग वाले की 40 मीटर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसकी 30 मीटर है तो इसकी 20 मीटर है स्लांटिंग वाले की। तो ये तो हमें पता ही नहीं, और जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि इनकी जो लेटर्स हैं अलग अलग स्पाइरल और स्लांटिंग वाली इनकी लेंथ क्या है, तो हम ये कैसे बताएं कि किसने ज़्यादा वर्क किया। तो बच्चों W इज इक्वल टू mgh या फिर W इज इक्वल टू mgs। ये S मैंने आपको क्या बोला है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपके फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का मीन। बेसिकली ये वर्टिकल डिस्टेंस है। ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो। A 0 पे है, B सपोज करो कि कुछ भी है 5 मीटर है। ये जो छत है ये 5 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से। तो फिज़िक्स ये बोलती है कि डजेंट मैटर कि आप 40 मीटर की सीढ़ी से उस पर चढ़ के आ रहे हो, आप 50 मीटर की सीढ़ी पे उससे चढ़ के आ रहे हो, आप 70 मीटर की सीढ़ी से उस पर चढ़ के आ रहे हो, 80 मीटर की सीढ़ी से उस पर चढ़ के आ रहे हो, डजेंट मैटर। फाइनली उसका जो हाइट का डिफरेंस होगा वो तो 5 मीटर ही रहना है। पहले वो ग्राउंड लेवल पे खड़ा था, अब वो कहाँ खड़ा है, 5 मीटर की हाइट पे खड़ा है, वो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमें सिर्फ इस वर्टिकल डिस्टेंस से मतलब है कि इस वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। इट डजेंट मैटर कि आप किस स्टेयर से आए हैं, आप स्पाइरल से आए हैं, आप स्लांटिंग से आए हैं, आप वर्टिकल से आए हैं, आप हॉरिजॉन्टल से आए, डजेंट मैटर। बस आपकी जो पोजीशन की हाइट में चेंज हुआ है वो मैटर करता है। पाथ क्या कवर किया है आपने उस हाइट तक पहुंचने के लिए, डजेंट मैटर। तो इसका आंसर ये होगा कि दोनों को सेम तरह का काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्क डन है दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ टेकन बाय द इंडिविजुअल्स। तो आपको ये चीज़ समझनी है, और इसलिए मैं इसको यहाँ पे हर वक्त डिस्प्लेसमेंट 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 बोल रहा हूँ। When a ball is thrown inside a moving bus, does its kinetic energy depend on the speed of the bus? तो ये बड़ा एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हो सकता है जब मैं आपको समझाऊं तो इनिशियली आपको चीज़ें समझ भी ना आए, क्योंकि इसके लिए आपको क्या चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की नॉलेज होना ज़रूरी है। बट ठीक है, अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नहीं लेके आएंगे क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आपको समझाऊँ। बस है, तो इसमें ना 2 केस बनते हैं। आप खड़े हो बाहर, जो इस बस में बॉल फेंकेगा, और एक इसमें अंदर ही पैसेंजर है, ठीक है। तो जब इसने बॉल फेंकी, ठीक है, तो बॉल इसके अंदर गई होगी। अब बॉल की भी कुछ वेलोसिटी है और इस बस की भी कुछ वेलोसिटी है। तो इस केस में जब आप इस बॉल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो यस, ऑब्जर्वर के केस में जो कि आप हो, उस केस में यस, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ बस। क्यों? क्योंकि अब आपने जो बॉल फेंकी और जो बस की स्पीड है, तो आपकी जो नेट स्पीड बनेगी वो वेक्टर सम बनेगी किसका, स्पीड ऑफ बॉल प्लस बस का, ठीक है। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि आपने बॉल को आगे की तरफ फेंका है, ठीक है,
और ये बस भी आगे की तरफ जा रही है। तो सिंपल केस ले लेते कि पैरेलल थे आप एक दूसरे के, बस और ये, और आपने कुछ इस तरीके से बॉल फेंकी, ठीक है, कि ये जो आपकी बस है और आपने जो बॉल फेंकी वो सेम डायरेक्शन में है, और ये बॉल उस बस में अंदर जाके टकराई है, जो कुछ भी है, तो हाँ, तब उस केस में आपका क्या होगा, जो आपकी आपके लिए काइनेटिक एनर्जी होगी उस बॉल की, उस बस पे भी डिपेंड करेगी और किस पे भी डिपेंड करेगी, आपने जिस वेलोसिटी से बॉल को फेंका। लेकिन अब इस ऑब्जर्वर की बात करो जो अंदर बैठा हुआ है, अब ये तो बस के साथ ही चल रहा है, तो अब जब ये देखेगा कि कोई बॉल आ रही है उसकी तरफ, तो उसके लिए सिर्फ क्या चीज़ मैटर करेगी कि जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से उस बॉल को फेंका गया है, उसके लिए बस का कुछ लेना देना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बस के साथ ही अटैच्ड है, वो खुद में एक बस है। तो इसलिए अगर पैसेंजर की सीट की बात करूं कि पैसेंजर सीट पे जो पैसेंजर बैठा है उसके लिए ये डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो खुद उस फ्रेम के साथ अटैच है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आई थिंक अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत बड़ा टॉपिक है एंड उसको समझने के लिए काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ता है। अ बुलेट ऑफ मास 15 ग्राम हैज़ अ स्पीड ऑफ दिस, मास दे रखा है 15 और यू दे रखा है 400 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी? तो हाफ mv² से आप निकाल लो। इफ़ द बुलेट स्ट्राइक्स अ थिकेट टारगेट and is brought to rest in 2 centimeter, calculate the average net force acting on the bullet. What happens to the kinetic energy originally in the bullet? तो देखो, जब वो उसमें स्टक हो गई, ठीक है, टारगेट में स्टक हो गई और एक टाइम बाद आके रुक गई, तो उसकी ऑब्वियसली फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो रुक चुकी है उसमें जाके। बट वो पूछ रहा है कि एवरेज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट क्या है। If a bullet strikes a thick target and is brought to rest in 2 centimeter, calculate the average net work done acting on the bullet. तो इसका भी हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, हाफ mu² माइनस हाफ mv², सॉरी यहाँ पे v² माइनस u² होगा। अब ये तो ज़ीरो है क्योंकि वो टारगेट में घुसी है जाके और अब उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं, लेकिन हाफ mv² से हम क्या निकाल सकते हैं, हाफ mu² से इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो भाई निकाल लो। तो W कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ हाफ m कितना है, 15 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ऊपर क्या है 400 × 400। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो अपने पास आंसर कितना आ जाता है, 18 × 50 मतलब 1200 जूल्स। 1200 जूल्स का क्या है, इस पर वर्क डन आ जाता है। लेकिन वो पूछ रहा है कि उस पर नेट फोर्स कितनी लगी। तो नेट फोर्स की बात आती है तो W क्या होता है मेरा, F × S, और ये मेरा कितना आया 1200 जूल्स। S कितना है मेरा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करने जाऊँगा तो इसको मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे, और इस 100 को मैं ऊपर ले जाऊंगा 100, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, माइनस 60,000 न्यूटन। तो सोचो कितना कुछ करना पड़ा हमें। सबसे पहले तो हमें ये पता लगा कि भाई फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, फिर हमने वहाँ से क्या निकाला, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क निकाल लिया, उस वर्क से फिर हमने क्या निकाली, फोर्स निकाली। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये पता हो कि किस टाइम पे मेरे को क्या यूज़ करना है। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये आप एक बार प्लीज़ खुद ही करना। A trolley is pushed along a rod with a force of 400 Newton through a distance. Calculate the power developed in 1 minute. तो पावर क्या होते हैं मेरा, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन आप निकाल सकते हो, फोर्स दे रखा है, मीटर दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो आप सिंपली निकाल लोगे। A man weighing 500 Newton carried a load of 100 Newton up a flight stairs of 4 meter high in 5 seconds. पावर निकालो, W/T सिंपल है। The power output of an engine is 3 kilowatt. How much work does the engine do in 20 seconds? पावर क्या है, वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, P × T। P आपको दे रखा है, T आपको दे रखा है, W निकल जाएगा, सिंपल।
एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस 600 किलो जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 मिनट्स, कैलकुलेट इट्स पावर रेटिंग। 600 इंटू 1000 जूल्स डिवाइडेड बाई 5/60, तो इसकी क्या हो जाएगी, पावर रेटिंग हो जाएगी। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स डज 100 वॉट लैम्प कंज्यूम्स। तो मुझे पता है कि P मेरा क्या होता है, W/T, और अगर मैं W को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, P इंटू टी। अब वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है, तो W को मैं क्या लिखूँगा, एनर्जी। तो एनर्जी कितनी आएगी, P इंटू टी। तो 100 वॉट इंटू 1 सेकेंड, इसका आंसर है 100 वॉट इंटू 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड्स, वो दूसरे का आंसर है। एज सिंपल एज डैट। 5 इलेक्ट्रिक फैंस of 120 watts each are used for 4 hours, calculate the electrical energy consumed in kilowatt hours। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो भाई टोटल पावर निकाल लेते हैं। तो टोटल पावर अगर मेरे 5 फैंस यूज़ हो रहे हैं 120 वाट के, तो मेरी टोटल पावर कितनी है, 120 वाट। तो आंसर कितना आ जाएगा, 600 वाट। अब ये 600 वाट मैंने कितनी देर तक यूज़ किया, 4 आवर्स तक यूज़ किया। तो इसको मैं क्या कर दूँगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2400 वाट। अब मुझे इसको किलोवाट आवर्स में लिखना है, तो किलोवाट को अगर मुझे 2400 वाट को किलोवाट में करना है तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.4 किलोवाट आवर। एज सिंपल एज दैट। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस इन रेडियो। तो रेडियो में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ट्रांसफॉर्मेशंस, दोबारा फिर ये पेंडुलम वाला एग्जांपल है जो हमने बिल्कुल लास्ट में किया था अपना थ्योरी लेक्चर के। तो ये क्या बोलता है, देख लेते हैं, ठीक है, अगर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है तो। द हैंगिंग बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इसको बोलते हैं बॉब। ये इसकी क्या होती है, जब ये बिल्कुल रेस्ट में होता है तो इसको बोलते हैं क्या, मैं एक बार बता देता हूँ, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। और जब इसको हम डिस्प्लेस करते हैं, सपोज इस साइड मैंने डिस्प्लेस किया, तो ये जो पोजीशंस होती हैं इनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है जी। और बोल रहा है द हैंगिंग बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिस्प्लेस टू वन एक्सट्रीम पोजीशन बी। तो मतलब मीन पोजीशन से इसको बी तक ले गए और तब छोड़ दिया। तो सबसे पहले बी से यहाँ पे आएगी मीन पोजीशन पे, फिर मीन से ए पे जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके पास मोमेंटम है। फिर ए से वापस मीन पे आएगी, फिर बी पे जाएगी, तो ऐसे ये चलती रहेगी अगर वैक्यूम की बात करें। इट्स स्विंग्स टुवर्ड सेंटर पोजीशन ए एंड देन टू एक्सट्रीम पोजीशन सी। तो सॉरी, इस केस में ये इसको सी बोल रहे हैं और ये इसको क्या बोल रहे हैं, ए पोजीशन। तो कह रहा है कि हमने बी तक डिस्प्लेस किया, फिर छोड़ दिया, हुआ क्या, फिर ये ए पे आया जो कि इसकी मेन पोजीशन है, फिर सी पे चला गया जो अगेन एक क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। इन विच पोजीशन डज द बॉब है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, जब ये रेस्ट पे था तो ये इस पोजीशन में था और ये ज़ीरो, इसको क्या मानते हैं, ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट। लेकिन जब ये ए पे गया होगा तो ये किसी हाइट पे गया होगा। देखो ये हाइट का मतलब, यहाँ से देखते हैं, ये हाइट का डिफरेंस तो है इनमें। तो पूछते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होगा, तो इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होगा। तो आंसर क्या है, बी एंड सी पे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी, बी और सी पे। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। और पोटेंशियल एनर्जी 0 कहाँ पे है, जब वो ए पे गया, क्यों, क्योंकि ए पे हमारी जो रेफरेंस हाइट है वो 0 है, और जब रेफरेंस हाइट 0 है तो सारी एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब है ए पॉइंट पे हमारी क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। A car weight 200 Newton climbs up a hill at a steady speed of 8 meter per second, gaining a height of 120 meter in 100 seconds. Calculate work done। तो वर्क डन कितना होता है मेरा, mgh, और mg मेरे को पता है, h मेरे को पता है, तो वर्क डन आ जाएगा, पावर आ जाएगी, क्योंकि अगर मेरे को वर्क पता लग गया तो मैं t से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसमें स्पीड की ज़रूरत पड़ी नहीं हमें कहीं पे भी। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वो एक बोलता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एग्जांपल दो। अब इन केसेस में बताओ कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। बोला कि एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया, जब मैं एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करता हूँ इनिशियली उसके पास क्या होता है, सारा काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाती है
तब उसकी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो आपकी सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताना है। फिर स्टोन ड्रॉप के लिए बताना है, जब स्टोन को ड्रॉप किया तो इनिशियली तो उस पर सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि उसके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो ड्रॉप हुआ तो उसने क्या किया, वेलोसिटी को गेन किया, और जब तक वो ग्राउंड पे पहुंचा तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी थी, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताओ। एक्सप्लेन हाउ टोटल एनर्जी ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम रिमेन्स कंजर्व्ड, लेबल डायग्राम के साथ। ये तो अभी हमने कर ही लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल किलोवाट आर? किलोवाट आर इज द सिंबल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस इन 1 आवर। व्हाट क्वांटिटी डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी, जैसा कि हमने बोला। How much electrical energy in kilowatt is consumed by an electric appliance of 100 watts when it is switched on for 60 minutes? 100 इसका 100 वाट का मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट। और ये कितने देर के लिए रन किया, 60 मिनट। 60 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 1 आवर। तो आंसर क्या देगा, 1 किलोवाट आवर। तो मतलब 1 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम हुई है। A certain household consumes 650 units of electricity in a month. How much is this electricity in joules? 650 यूनिट्स का मतलब हो गया 650 किलोवाट आवर। और हमें पता है 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है, 3.6 इंटू 10⁶। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, 36 इंटू 65, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2340 इंटू 10⁶, या फिर 234 इंटू 10⁷ जूल्स। पावर को डिफाइन करो, ऐसा यूनिट ऑफ पावर को डिफाइन करो, पावर डिफाइन करो। तो सब कुछ बहुत सिंपल था, बस इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे थे, समझ रहे हो, जिसमें आपके 2-3 कंसेप्ट का साथ में यूज़ हो रहा हो। तो आपकी बेसिकली देखो, ये जो है इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी काफ़ी सिंपल थी। आई डोंट थिंक कि उसमें किसी को भी कुछ डाउट था, ठीक है। मेन जो जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, शायद आई भी एस थ्रू आउट द लेक्चर, वो आपके होंगे न्यूमेरिकल्स। रीज़न मीन कि उसमें 2-3 कंसेप्ट साथ में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। किसी में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ हो रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन में जाएँ, ठीक है, इस तरीके से। या फिर ये मतलब 2-3 इक्वेशंस और मोशंस यूज़ हो रही हैं, फिर जाके हमारे पास कहीं पे काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। तो आपको इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस लेक्चर को दोबारा देखो। और ये जो PDF है, ये PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहाँ जाके इसको डाउनलोड करो, इसको प्रैक्टिस करो। आपको कोई भी डाउट आया है थ्रू आउट द सेशन तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखो। एंड अगर आपको कोई डाउट पूछना है थ्रू वीडियो या फिर थ्रू एनी फ़ोटो, तो हमने वहाँ पे ईमेल भी अपना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रखा है, तो वहाँ पे जाओ, हमें ईमेल लिखो, हम ट्राई करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें। तो ठीक है, फिर अब हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर के साथ आप लोगों से।